कहा कि हर हर सभी कुछ जो है वो स्थिति गति के रूप में अविभाज्य है, चाहे वो परमाणु हो, ग्रह गोल हो, पदार्थावस्था हो, प्राणावस्था हो, जीवावस्था हो, है ना, और मानव। फिर ये कहा गया कि जो स्थिति गति है उसी को बल और शक्ति के अविभाज्यता में समझा जाता है। फिर ये कहा कि ये जो स्थिति गति है जीवन की क्रियाओं में भी स्पष्ट होती है स्थिति गति। तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा में क्रमशः स्थिति गति को जो है इसमें स्पष्ट किया गया। फिर इसके बाद ये कहा कि मानव में भी स्थिति गति को पहचाना जा सकता है, और जब तक स्थिति गति नहीं है तब तक जो है स्थिति गति को प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं, तब तक ज्ञान अर्जन, विवेक अर्जन, विज्ञान अर्जन कर लेना ही शिक्षा और शिक्षण का तात्पर्य है। फिर इसके बाद ये कहा कि जो सर्वशुभ है वो आदर्शवाद, भौतिकवाद से पहचानने में नहीं आया। और इसके बाद ये कहा गया कि संपूर्ण जो स्थितियां हैं वो उसमें जितने भी संबंध हैं, परिवार से लेके विश्व परिवार तक जो भी संबंध हैं वो सब स्थितियों के रूप में है। और इन सभी सोपानों में, यानी परिवार समूह, सभा, ग्राम समूह, है ना, क्षेत्र, मंडल, और ऐसे करके विश्व परिवार तक, है ना, हर सोपान में जो आचरण है और भागीदारी है ना, आचरण भागीदारी के अर्थ में ही होता है। तो इस रूप में गति है, इस रूप में संपूर्ण गतियां हैं। फिर इसके बाद ये कहा गया कि जो विज्ञान में जो भौतिकवाद फेल हुआ उसका मूल कारण यही रहा, या आदर्शवाद, भौतिकवाद दोनों फेल हुए, उसका मूल कारण है कि अंतिम सत्य का अता पता नहीं हो पाया। दूसरा कारण ये रहा कि मूल मात्रा स्पष्ट नहीं हुई, ऊर्जा का स्रोत स्पष्ट नहीं हुआ और लक्ष्य का पता नहीं चला। ये मूल जो कारण रहा। फिर इसके बाद उन्होंने विज्ञान के ऊपर प्रश्न खड़े किए और ये कहा कि विज्ञान विधा से या आदर्शवाद, भौतिकवाद दोनों विधाओं से तर्क संगत, प्रयोजन संगत कार्य व्यवहार जो है वो स्पष्ट नहीं हुआ, और तर्क संगत और प्रयोजन संगत व्यवस्था परंपरा को स्थापित नहीं कर पाए। फिर ये कहा कि ये असफलताओं के बीच में भी जो है ना शुभ चाहने वाले लोग रहते ही हैं। तो उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक लोगों में भी कुछ लोग जो हैं शुभ चाहते ही हैं, फ्रस्ट्रेट होने के बावजूद भी, है ना, शुभ चाहते हैं। तो और फिर उन्होंने कहा कि जो शुभ है वो सर्वशुभ में ही स्पष्ट होता है। तो सर्वशुभ ना हो शुभ हो जाए ऐसा घटना नहीं होगा, है ना। फिर आगे इसी अध्याय में कहा गया कि जो विज्ञान का जो दृष्टिकोण है वो इन चार बातों में निष्कर्षित होता है। पहला ये कि संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरा ये कहा गया कि शेष प्रकृति जो है वो मानव के उपयोग के लिए है। फिर ये कहा गया कि उपयोग वही मानव कर सकता है जो सबसे शक्तिशाली है। फिर शक्तिशाली को ऐसा डिफाइन किया कि जो ज्यादा मारपीट, लूटपाट, हत्या, युद्ध, आतंक आदि कर सकता है ना, वो शक्तिशाली है। फिर ये देखने को मिला कि भाई ये ऐसा क्यों हो गया। तो उन्होंने कहा कि विज्ञान ने जो है पहले दस्तावेजों को यंत्र के प्रमाण के आधार पे, है ना, इसको मान लिया। इसके आधार पे जो है यहाँ पहुंचे। फिर यंत्र को प्रमाण क्यों स्वीकार कर लिया होगा, तो उन्होंने कहा शायद इस कारण से, जो बाबा जी ने लिखा है कि तर्क के उलझनों को पैदा नहीं करना है ना। यंत्र जो है तर्क की उलझन को पैदा नहीं करता है और तर्क का प्रयोग मनुष्य ही करता है ना। फिर ये भी समझ में आया कि यंत्रों के साथ कोई तर्क हो नहीं सकता है, क्योंकि यंत्र जो है जो भी काम को करता है उसको रिपीट करता रहता है, इसी के आधार पे यंत्र पे भरोसा बनता है। फिर इस प्रकार विज्ञान गतिविधि के अनुसार मानव जिम्मेदारी से दूर हो गया है ना, और सारी जिम्मेदारी जो है वो यंत्रों के ऊपर डाल दी गई। फिर इसके बाद वो कह रहे हैं कि निरीक्षण परीक्षण से पता लगता है कि हर मानव जिम्मेदारी का पक्षधर है, न्याय का पक्षधर है, व्यवस्था का पक्षधर है, और इस सब के मूल में वो समझदारी का पक्षधर है ना। फिर और आगे जाने पे उन्होंने कहा कि यही मानव की मौलिकता है
हाँ जी, हेलो। फिर ये कहा कि यही मानव की मौलिकता है। मौलिकता को प्रमाणित करने के अर्थ में ही मानव सुखी होने के तत्व को अपने में जांच कर प्रमाणित कर चुके हैं। फिर कहा समाधान पूर्वक ही सुखी होते हैं। समाधान पूर्वक जीने का जो सूत्र है वो समझदारी पूर्वक ही सार्थक होता है और समझदारी सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण से संपन्न होता है। फिर इसमें ये कहा कि जो आदर्शवादी भौतिकवादी विधि है इसमें तार्किक विधियों से समझदारी प्रमाणित नहीं हुआ। फिर कह रहे हैं कि जो उन्होंने प्रस्तावित सहअस्तित्ववादी विधि जो मध्यस्थ दर्शन में प्रस्तावित की गई है उस विधि से, अनुभव मूलक विधि से हर नर नारी समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी पूर्वक क्या जिम्मेदारी भागीदारी के रूप में मानवीय आचरण पूर्वक शर्तोमुखी समाधान को प्रमाणित कर सकते हैं। स्वयं में सदा सदा सुख का अनुभव कर सकते हैं। सार्वभौम समाधान संपन्न होना ही समझदारी का प्रथम सीढ़ी है। इस हर जागृत मानव में यह विद्यमान है। इसी कारण सदा सदा सुखी होने की संभावना समाई रहती है। इसी के आधार पर प्रमाणित होने की आवश्यकता बनी रहती है। इस प्रकार हर समझदार मानव परंपरा में से के लिए जिम्मेदार होना, उपकारी होना संभावित है। फिर कहा कि उपकार का मतलब है जो समझा हुआ है उसको समझाना, किया हुआ को कराना, सीखे हुए को सिखाना, यह सब समाधानकारी होना। फलतः उपकार सार्थक होना होता है। इस ढंग से मानव जैसा उपकारी हो सकता है स्पष्ट हुआ है। यह भी स्पष्ट हुआ है कि हम सब समझदार मानने वाले या ना समझ मानने वाले ने कैसी कैसी समस्याओं को जो है निर्मित कर दिया है। तो कह रहे हैं कि इससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि विज्ञान, संसार, मानसिकता, प्रबोधन कार्यों में जिम्मेदारी से बहुत दूर पहुंचने के क्रम में है। यंत्र के समान मनुष्य को पहचानने की कोशिश की जिसमें सर्वथा असफलता हाथ लगी। फिर लास्ट में ये कहा गया कि अस्तित्व से अस्तित्व विधि से स्पष्ट ना हो पाने वाली कोई वस्तु नहीं है। संपूर्ण अस्तित्व जो है समझने के योग्य है। इसको संपूर्ण वस्तु जो समझने के योग्य है उसको समझता है मानव, समझा भी गया है। फिर ये कह गए हैं कि समझे हुए को समझाना एक स्वयं स्फूर्त क्रिया है। इस प्रकार व्यक्त और अव्यक्त का आधार स्पष्ट हो गया। मानव चाहता हुआ को प्रमाणित कर पाया, समझा पाया, यही व्यक्त होने का प्रमाण है। इसी के साथ जीना भी होता है। जो समझा हुआ माने रहते हैं वह समझा नहीं पाए, यही अव्यक्त कहा गया। जबकि सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व नित्य वर्तमान और व्यक्त है, इसमें कुछ भी अव्यक्त नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको एक बार पूरा रिवाइज कर दिया। अभी कोई मुद्दा है तो बात कर सकते हैं, नहीं तो आगे भी बढ़ सकते हैं। बहुत ही आपने अच्छा रिवीजन रखा भैया। जी जी, पूरे चैप्टर का बहुत ही सुंदर, एक क्रम में पूरा बांध दिया। जी जी, आगे बढ़ा जाए। जी, मेरे ख्याल से तो बाकी सबकी सहमति ले लीजिए, सर्वानुमति के अनुसार चला जाए। योगेश भाई आगे बढ़े, क्या करें? आगे बढ़े, क्योंकि आपने ये पूछने के बाद 2 मिनट आपने वेट भी किया, लेकिन मुझे लगता है कि किसी को कोई प्रश्न लगता नहीं है, वरना होता है ना। मीनू भाई आगे बढ़ा जाए। हाँ भैया, बढ़िया है, आगे आगे बढ़िया बढ़िया, आगे चलिए। बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। चलिए, बहुत बढ़िया भैया। तो ऊपर के अध्याय में ये भी कहा गया, एक जगह कहीं पर आया है कि जो मात्रा है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है, मूल मात्रा। अगला जो अध्याय है वो मात्रा पर ही है। कुछ लोग मात्रा को मास बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पर मात्रा मास के रूप में डिफाइन नहीं है। अंग्रेजी में कुछ लोग इसको मास बोलते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर मात्रा जो है वो मास के रूप में डिफाइन नहीं है। बाबा जी मात्रा को मास से कुछ आगे की चीज बता रहे हैं। तो इसमें
शुरुआत यहाँ से की उन्होंने कि एक एक के रूप में वस्तु विद्यमान है। वस्तु का तात्पर्य वास्तविकता को व्यक्त करने से है। वास्तविकताएं क्या है? तो रूप, गुण, स्वभाव, धर्म तक एक दूसरे के साथ अविभाज्य रूप में वर्तमान है, इनको वास्तविकता कह रहे हैं। अर्थात मात्रा के साथ रूप, गुण, स्वभाव, धर्म अविभाज्य रूप में व्यक्त होता है। यही मूल रूप से जो फंडामेंटल जो है वो भेद है, जिसको साइंस मात्रा कह रहा है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि मात्रा के साथ रूप, गुण, स्वभाव, धर्म अविभाज्य रूप में व्यक्त है। व्यक्त होने के मूल में सह अस्तित्व ही अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन है। तो व्यक्त होने का मतलब क्या है? तो हर इकाई में से सह अस्तित्व अभिव्यक्त हो रहा है, सह अस्तित्व ही संप्रेषित हो रहा है, सह अस्तित्व ही प्रकाशित हो रहा है। तो अभिव्यक्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आचरण के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। संप्रेषित हो रहा है का मतलब वो एक दूसरे के लिए पूरक और उपयोगी है, इस रूप में संप्रेषित हो रहा है। और प्रकाशन होने का मतलब है कि ये चारों अवस्थाएं जो है अविभाज्य वर्तमानता के रूप में सार्वभौम व्यवस्था के रूप में प्रकाशित हैं। इस रूप में प्रकाशन जो है वो सह अस्तित्व का ही प्रकाशन है। तो ये स्पष्ट हो गया ना, व्यक्त होने के मूल में सह अस्तित्व ही अभिव्यक्त हो रहा है, सह अस्तित्व ही संप्रेषित हो रहा है, सह अस्तित्व ही प्रकाशन है, सह अस्तित्व का ही प्रकाशन है। सह अस्तित्व में प्रत्येक एक इकाई व्यापक वस्तु में डूबा भीगा घिरा हुआ होने के रूप में स्पष्ट हो चुका है। फिर आगे है कि व्यापक वस्तु संपूर्ण एक एक में पारगामी, पारदर्शी होना भी स्पष्ट हो चुका है। व्यापक वस्तु जो है हर एक एक में पारगामी है और परस्परता में पारदर्शी है, ये भी स्पष्ट हो चुका है। ये सब हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। प्रत्येक एक एक व्यापक में भीगे रहने के फलस्वरूप ऊर्जा संपन्नता है, चुंबकीय बल संपन्नता होना, ये भी स्पष्ट हो गया, होना पाया जाता है। तो प्रत्येक परमाणु ही मूल मात्रा है। भैया जी, ये जो सबसे पहले इसमें एक एक के रूप में वस्तु विद्यमान है, तो इसमें एक एक का मतलब क्या? एक एक इकाई के रूप में वस्तु विद्यमान है या एक एक के रूप में? क्या है इसका मतलब? एक एक इकाई के रूप, एक एक इकाई के रूप में है ना? हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो जैसे जितने भी ग्रह गोल नक्षत्र हैं वो सब एक एक के रूप में ही है। एक एक के रूप में, जैसे हर परमाणु एक एक के रूप में है, अणु एक एक के रूप में, पेड़ पौधे, जीव जंतु एक एक के रूप में, मानव भी एक एक के रूप में, इस तरह। ठीक है। और यहाँ पे जो एक एक व्यापक बोला है, प्रत्येक एक एक व्यापक, एक एक व्यापक, एक एक व्यापक में, व्यापक तो एक नहीं बोल सकते ना, एक एक व्यापक मतलब यानी जो प्रत्येक एक एक है वो व्यापक में भीगे रहने का। अच्छा, प्रत्येक इकाई व्यापक में, अच्छा ठीक। तो सभी इकाइयां व्यापक में डूबी भीगी है ना, जैसे पूरी आकाश गंगाएं जो है वो व्यापक में है। ठीक है। और आकाश गंगा में सभी जो भी पिंड हैं वो सब एक एक हैं। जैसे पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूरज है, जैसे तारा है, एक एक तारा है, ऐसे एक एक गैलेक्सीज हैं, है ना, एक एक सौर मंडल हैं। तो हम क्रिया को कहाँ तक देख पाते हैं उसके अर्थ में, है ना। और इन सभी के मूल में जो है परमाणु है, इसलिए प्रत्येक परमाणु ही मूल मात्रा है। ऐसे अनेक परमाणु अणु के रूप में हैं और अनेक अणु रचना के रूप में हैं, और ऐसी रचनाएं पदार्थ प्राणावस्था के रूप में होना पहले से ही स्पष्ट किया। फिर आगे जाके कहा कि मूल मात्रा परमाणु होना इसलिए स्पष्ट हुआ है कि, तो मूल मात्रा परमाणु होना इसलिए स्पष्ट हुआ है कि इकाइयां जो परिभाषित होती हैं वह स्वयं में व्यवस्था हो और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करती हो। इस अर्थ में इकाई परिभाषित होती, मतलब स्वयं में केवल व्यवस्था है, इस अर्थ में परिभाषित नहीं होती इकाई। तो इकाइयां जो परिभाषित होती हैं स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी, इसके अर्थ में इकाइयां परिभाषित होती। इकाई व्यवस्था में ना हो ऐसी इकाइयों में भी व्यवस्था में भागीदारी की प्रवृत्ति होना पाया जाता है।
वो कह रहे हैं कि ऐसी भी इकाइयां हैं जो स्वयं व्यवस्था में नहीं होती हैं, लेकिन उनमें भी भागीदारी की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे परमाणु अंश और भ्रमित मानव। तो इसके दो उदाहरण दिए हैं कि परमाणु अंश जो है वो स्वयं में व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसमें भागीदारी की प्रवृत्ति है। उसी तरीके से भ्रमित मानव जो है वो स्वयं में व्यवस्था में नहीं है, लेकिन उसमें भागीदारी की प्रवृत्ति रहती है। फिर तीसरा बिंदु है इसमें कि परमाणु अंश स्वयं में व्यवस्था को प्रमाणित नहीं कर पाता है, अर्थात निश्चित आवश्यकता को व्यक्त नहीं कर पाता है, इसलिए हर परमाणु अंश परमाणु में भागीदारी करने, फलतः व्यवस्था को प्रमाणित करने के अर्थ में प्रवर्तनशील है। वो कह रहे हैं कि वो प्रमाणित नहीं कर पाता है, इसलिए उसमें निश्चित आवश्यकता व्यक्त नहीं होती है। फिर ये भी कह रहे हैं कि परमाणु में भागीदारी करने, फलतः व्यवस्था में प्रमाणित होने के अर्थ में प्रवर्तनशील है, यानी प्रवृत्ति तो उसमें रहती है व्यवस्था में भागीदारी करने की, और जैसे ही वो भागीदारी करने लगता है तो व्यवस्था को प्रमाणित करने के अर्थ में प्रवर्तनशील हो जाता है, यानी उस व्यवस्था का एक अंगभूत हो जाता है। इसका प्रमाण यह है कि हर परमाणु अंश किसी न किसी परमाणु में समा जाता है, अथवा एक से अधिक परमाणु अंश एक दूसरे को पहचानते हुए परमाणु के रूप में कार्यरत हो जाते हैं। यानी एक के साथ मिलके एक छोटा परमाणु बना सकता है, कई अंशों के साथ मिलके भी परमाणु के रूप में किसी गठन को कर सकते हैं। फलतः निश्चित आचरण ही व्यवस्था के रूप में ख्यात होता है। तो जैसे ही ये व्यवस्था में आते हैं, यानी जब ये गठन को बना लेते हैं, तभी उनमें निश्चित आचरण जिसको कह रहे हैं वो ख्यात होता है या प्रकाशित होता है। इससे पता लगता है कि परमाणु अंश एक दूसरे को पहचानते हैं और निर्वाह करते हैं। तो व्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि परमाणु अंश एक दूसरे को पहचानते हैं और निर्वाह करते हैं। तो जो मध्यांश में है, जो परिवेश में अंश है, उनके बीच में ये पहचानना, निर्वाह करना स्पष्ट होता है। परस्परता में भी रहता है, जैसे परिवेश में और भी परमाणु अंश रहते हैं, उनमें एक निश्चित अच्छी दूरी का बना रहना जो है, ये भी पहचानने, निर्वाह करने के आधार पर ही होता है। फिर जैसा परमाणु अंश एक दूसरे को पहचाने बिना व्यवस्था में नहीं होता है, वैसे ही मानव को पहचाने बिना व्यवस्था में जीना होता नहीं है। तो यदि कोई एक मानव है, यदि वो दूसरे के साथ संबंध को पहचानता नहीं है, तो व्यवस्था में होना, व्यवस्था में जीना होता नहीं। मानव को पहचानने का एक ही सूत्र है, मानवत्व। तो मानव का जो परस्पर पहचान है वो मानवत्व के आधार पर ही होता है। तो कह रहे हैं कि मानवत्व ही आधार है। किस बात का आधार है? पहचानने का। जो सर्व मानव को मानव के रूप में पहचाना जा सकता है। तो कह रहे हैं कि मानवत्व के आधार पर ही सर्व मानव को मानव के रूप में पहचाना जा सकता है। यदि मानवत्व नहीं है तो मानव जो है वो नस्ल, रंग, जाति, वर्ण, भेद इस सब में पहचाना जाएगा, है ना। सर्व मानव के रूप में, एक इकाई के रूप में नहीं पहचाना जाएगा। मानवत्व अपने स्वरूप में मानव परिभाषा का स्वरूप ही है। हेलो भैया। हाँ जी भैया, जो अंश और भ्रमित मानव का एक लाइन ऊपर लिखा हुआ था, एक एग्जाम्पल दिया था बाबा जी ने कि जैसे अंश और भ्रमित मानव, जैसे कि, लेकिन उसमें एक डिफरेंस जो मुझे लगता है भैया कि जैसे अंश व्यापक में होने के बाद पहचानता तो है ही वो, और वो आना चाहता है, किसी न किसी परमाणु में मिलना चाहता है, लेकिन जो मानव है वो भी व्यापक में होता है, भ्रमिक होता है, फिर भी व्यापक में तो जैसा भी डूबा भिगा वो रहता ही है, लेकिन वो पहचानने की स्थिति में कहाँ रहता है भ्रमित मानव। तो इसमें एक लाइन जैसे ही उसको न्याय जो है, न्याय में जीता हुआ कोई मिलता है, उसके साथ संबंध पहचान लेता है। भ्रमित अवस्था में भी अगर कोई सामने न्याय में जीता हुआ मिल जाएगा तो पहचान लेता है, वो भ्रमित रहेगा तब भी। तब भी पहचान लेता है। तो प्रारंभिक जो पहचान है वो अनुकूलता के आधार पर होती है, फिर धीरे धीरे संबंध में होता जाता है। जैसे हम लोगों ने बाबा जी को पहचाना ना। हाँ। तो पहचानने की जो क्षमता रहती ही है और निर्वाह करने की भी
क्षमता नहीं बोलेंगे, प्रवृत्ति बोले, प्रवृत्ति रहती, और वो व्यापक का जो एक प्रेरणा है, उस हिसाब से दो चीजें तो भ्रमित में भी रहती हैं। ऐसा क्षमता समझदारी पूर्वक आती है। जी जी प्रवृत्ति रहती है, ठीक है। इसी प्रवृत्ति बस ही हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरी मानव जाति बदल सकती। गलती करने वाला भी सही करना चाहता है, इस आधार पर। जी। फिर लिखा है मानवत्व अपने स्वरूप में मानव परिभाषा का स्वरूप ही है। तो मन स्वस्थता का आशावादी के अर्थ में करें, है ना। तो मन स्वस्थता के अर्थ में ही विज्ञान विधा से भी मन स्वस्थता का सूत्र रूप विश्लेषित और निर्धारित रहना आवश्यक है। ऐसा निर्धारण मानव लक्ष्य के अर्थ में ही होना आवश्यक है। मन स्वस्थता मानवत्व को थोड़ा समझाइए। मानवत्व मतलब क्या हुआ? ये ह्यूमैनिटी जिसको बोलते हैं अपन। मानवत्व यानी मूल चरित नैतिकता। अच्छा, मूल चरित नैतिकता की अविभाज्यता, उसी को मानवत्व कह रहे हैं। अच्छा, ठीक। तो मूल चरित नैतिकता की अविभाज्यता ही सर्व मानव तक सूत्रित होती है ना। सर्व मानव मूल चरित नैतिकता की अविभाज्यता में पहचानने में आता है। इसीलिए मानवत्व ही सर्व मानव को मानव के रूप में पहचानने का आधार है। ठीक है, ठीक है। उसके बिना नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि सहअस्तित्ववादी विधि में हम समझ चुके हैं कि मानव को अपनी आवश्यकता को सुदृढ़ रूप में पहचानने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि हम आवश्यकता को ही नहीं पहचानते हैं तो फिर सहअस्तित्ववादी विधि में हम इस बात को समझ चुके हैं कि मानव को पहचान तो फिर जीना नहीं होगा। इस आवश्यकता की निश्चयता और मानवीयता पूर्ण आवश्यकता की निश्चयता समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व रूपी मानवत्व को प्रमाणित करने के रूप में होना पाया जाता है। भैया, हाँ जी, आपने जो बताया मानवत्व के लिए वो बिल्कुल ठीक है। मानवत्व को एक दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है, जैसे मानवीय स्वभाव, मानवीय दृष्टि, मानवीय विषय, है ना, वो भी जो है मानवत्व का ही एक रूप है। ठीक है, वैसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे अभी जो लास्ट सेंटेंस पढ़ा है तो उसमें समाधान समृद्धि सहअस्तित्व रूपी मानवत्व, इसको भी लिखा हुआ है मानवत्व। ठीक बात है। तो समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व के लिए जो आचरण है उसको भी मानवत्व बोला है। तो यहाँ पर मूल समझने की बात है, ये जो आवश्यकता की बात कर रहे हैं, तो इस आवश्यकता की निश्चयता अर्थात मानवीयता पूर्ण आवश्यकता की निश्चयता, है ना, मानवीयता पूर्ण आवश्यकता की निश्चयता समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व रूपी मानवत्व को प्रमाणित करने के रूप में होना पाया जाता है। इसका मतलब यही है कि हम मानव, ये तो लास्ट लाइन थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। ये आवश्यकता किस चीज की आवश्यकता बोल रहा है? मानव को अपनी आवश्यकता को, तो किस चीज की आवश्यकता की बात है? ये जो मन स्वस्थता वाला जो बुलेट है ना, जी जी, मन स्वस्थता के अर्थ में विज्ञान विधा से जो भी मन स्वस्थता का सूत्र रूप विश्लेषित और निर्धारित रहना आवश्यक है, इसी को आगे बढ़े तो लिखा है ऐसा निर्धारण मानव लक्ष्य के अर्थ में ही होना आवश्यक है। तो ये जो आवश्यकता है उसको डिफाइन कर रहे हैं वो। अच्छा, ठीक है। हाँ, लक्ष्य को पहचानने की आवश्यकता शायद। हाँ, फिर कह रहे हैं इसी क्रम में, मतलब लक्ष्य को के अर्थ में आवश्यकता को पहचानना, इसी क्रम में वो कह रहे हैं कि सहअस्तित्ववादी विधि से हम यह समझ चुके हैं, क्या समझ चुके हैं कि मानव को अपनी आवश्यकता को सुदृढ़ रूप में पहचानने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं पहचानता है तो जी नहीं पाएगा, सर्वशुभ नहीं होगा, सुखी नहीं होगा, है ना, लक्ष्य के साथ जीना नहीं होगा, समझदारी से जीना नहीं होगा। फिर यही कह रहे कि इस आवश्यकता की निश्चयता, किस आवश्यकता की निश्चयता, ये जो ऊपर 3 बिंदुओं में की गई है ना, अर्थात मानवीयता पूर्ण आवश्यकता की निश्चयता, यानी मानवीयता पूर्ण
कार्य व्यवहार और व्यवस्था की निश्चयता, ऐसा भी कह सकते। समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व रूपी मानवत्व को प्रमाणित करने के रूप में मानवीयतापूर्ण आवश्यकता का होना पाया जाता है। यदि मानवीयतापूर्ण आवश्यकता ही नहीं है मानवीयतापूर्ण जीने की, तो फिर ये जो समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व रूपी जो मानवत्व है वो प्रमाणित नहीं हो। इसका मतलब यही है कि हम मानवीय लक्ष्य को प्रमाणित करने के क्रम में ही मानवीयतापूर्ण आचरण को स्पष्ट कर पाते हैं। तो ये जो मानवीयतापूर्ण आचरण जो स्पष्ट होता है वो मानव लक्ष्य को प्रमाणित करने के क्रम में ही होता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी भी आ गया, अभी आ गया ना। तो मानवीय आवश्यकता निर्धारित होना जानने का द्योतक है। तो ये मानवीय आवश्यकता का निर्धारण कैसे होगा? तो जानने से ही होगा। जानना ही प्रमाणित होने का सूत्र व्याख्या है। और जानना केवल मानव में ही होता है ना। जानने का जो क्रिया है वो जीव संसार के जीवन में नहीं होता है। फिर लिखा है कि जानना ही प्रमाणित होने की सूत्र व्याख्या है। फिर लिखा है कि मात्रा सिद्धांत भी मूल रूप में नहीं, मात्रा सिद्धांत इसमें ये जो हम ये कह रहे हैं ना कि जानना ही मानना की सूत्र व्याख्या है या प्रामाणिकता की सूत्र व्याख्या है, तो उसका क्या मतलब हुआ? क्या कह रहे हैं? कहाँ पे आपने पढ़ा? पढ़ को अभी आप ही ने बोला ना कि जानना ही मानने की सूत्र व्याख्या है और जानना नहीं, ही मैंने ये पढ़ा है, जानना ही प्रमाणित होने की सूत्र व्याख्या पढ़ा। हाँ हाँ वही मानना कहाँ पढ़ा? अच्छा नहीं, और मैंने जो स्पष्टीकरण दिया वो दिया कि जानने की क्रिया जीव संसार में नहीं होती, केवल मानव में, ऐसा बोला। जानना मानना ही प्रमाणित होने का आचरण ही सूत्र व्याख्या है। इस लाइन का मतलब नहीं समझ में आया, ये कह रही हूँ मैं। आया शिवांगी? हैं? समझ में आया जो मैंने कहा? नहीं आया। मैंने ये कहा जो इसमें लिखा है उसी को मैं पढ़ रहा था। मानवीय आवश्यकता निर्धारित होना जानने का द्योतक है। एक ये सेंटेंस पढ़ा था, दूसरा सेंटेंस पढ़ा था जानना ही प्रामाणिक होने का सूत्र व्याख्या है। ये दो सेंटेंस पढ़े थे। और जो दूसरा सेंटेंस पढ़ा था उसके बाद मैंने ये कहा था ये जानना केवल मानव में होता है, जीव संसार में नहीं होता है, ऐसा मैंने बोला था, है ना। हाँ। जो मेरे पास पुरानी वाली बुक है, उसमें लिखा है मानवीय आवश्यकता निर्धारित होना जानने मानने का द्योतक है, जानना मानना ही प्रमाणित होने का आचरण ही सूत्र व्याख्या है। जानने के बाद मानना होता ही है, हाँ, है ना। इसीलिए जानना मानने का वो बिल्कुल दोनों किताबें सही। ठीक और है। सूत्र व्याख्या मतलब नहीं समझ में आ रहा मुझे, सूत्र व्याख्या का क्या मतलब है? जानना ही तो सूत्रित होता है आचरण में, बिना जाने जो है आचरण में सूत्रित नहीं होगा। क्या जानना? तो जिसको कह रहे हैं कि सहस्तित्व रूपी विधि को जानना, सहस्तित्व रूपी विधि के अनुसार आवश्यकता को पहचानना, सहस्तित्व रूपी जो विधि पूर्वक या दृष्टिकोण से जो है मानवत्व को पहचानना या मानव लक्ष्य को पहचानना, ये सब जो आवश्यकता है यही सूत्र व्याख्या है। अच्छा, ठीक है। इसमें पहले भी ये कहा गया कि जो सूत्र का मतलब होता है सार्वभौमिकता का स्पष्ट होना है, व्याख्या का मतलब है आचरण का स्पष्ट होना। और ये भी कहा गया कि सूत्र अखंडता है और जो सार्वभौमिकता है वही आचरण है। अच्छा, पहले हम लोग पढ़ चुके थे ना। यहाँ मात्रा की बात आ रही है, तो फिर यहाँ पे उन्होंने कहा कि मात्रा सिद्धांत भी मूल में इन्हीं अर्थों से अनुप्राणित रहना स्वाभाविक है। किन अर्थों से? ये जो निश्चित व्यवस्था है, निश्चित आचरण है, निश्चित लक्ष्य है, इन अर्थों से, है ना। इसलिए एक से अधिक अंश एकत्रित होकर कार्य करते हुए अर्थात आचरण करते हुए परमाणुओं की अनेक प्रजातियां उनके आचरण के आधार पर पहचानने योग्य रहती हैं। इससे मानव पहचानता है
मानव सहज अहर्ता ही यह गरिमामय स्थिति बनती है। इसके मूल में जानना मानना का पुट ही रहता है। पुट रहने का मतलब है उसमें मूल रूप से अनुप्राणित रहना। समझ में आया कि नहीं आया? ये पहला लाइन समझ में नहीं आया भैया। मात्रा सिद्धांत भी मूल में अनुप्रमाणित मतलब क्या है? अनुप्रमाणित का मतलब है जो मात्रा, पहले तो मात्रा सिद्धांत समझ लीजिए। मात्रा सिद्धांत का मतलब है जो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि एक एक के रूप में वस्तुएं विद्यमान हैं। वस्तु का तात्पर्य वास्तविकता से है। वास्तविकताएं रूप गुण स्वभाव धर्म एक दूसरे के साथ अविभाज्य रूप में वर्तमान है। अर्थात यहाँ से मात्रा के साथ रूप गुण स्वभाव धर्म अविभाज्य रूप में व्यक्त है। यही मात्रा सिद्धांत है। मात्रा सिद्धांत क्या हुआ? मात्रा के साथ रूप गुण स्वभाव धर्म अविभाज्य रूप में व्यक्त है। जी। तो ये जो मात्रा के साथ जो रूप गुण स्वभाव धर्म जो है अविभाज्य रूप से अविभाज्य रूप में है, इसी को मात्रा सिद्धांत कह रहे हैं। तो इस सिद्धांत के मूल में यदि रूप गुण स्वभाव धर्म को यदि हम लोग व्याख्यायित करते हैं तो वह एक निश्चित आचरण, निश्चित लक्ष्य, विकास की प्रवृत्ति, जागृति की प्रवृत्ति है ना, इस रूप में ही अनुप्राणित रहता है, यानी स्वाभाविक है। इस तरीके से पहचानने में आता है। तो इसमें अनुप्राणित के मतलब ये मतलब उस प्रवृत्ति से बना रहना, वो प्रवृत्ति का बना रहना। अच्छा। जैसे मान लीजिए शरीर अनुप्राणित रहता है तो शरीर का क्रियाकलाप सामान्य रूप से चलता है। परिभाषा बोलो। हाँ बोल। इसमें लिखा है 4 अवस्था व 4 पद व्यवस्था सहज रूप में प्रमाण परंपरा। अनुप्राणित की परिभाषा है 4 अवस्था व 4 भी पद कुछ लिखा आगे भी व्यवस्था सहज रूप में प्रमाण परंपरा। उसके आगे अनुप्राण का लिखा है, अनुप्राण की परिभाषा लिखा है कि अनुकरणीय प्रेरणा। दूसरी परिभाषा जो आपसे कह रहा था उसमें वो प्रवृत्ति बनी रहती है ना, प्रवृत्ति प्रेरणा बसी रहती है ना। तो परस्परता में वो पूरकता है। जो व्यापक वस्तु में है ना भीगे रहने के कारण से परमाणु अंश में प्रवृत्ति रहती है। उसी को अपन प्राणमय कोश बोलते हैं। यानी वो प्रेरक बने रहते हैं। किस बात के प्रेरक बने रहते हैं? दूसरे परमाणु को पहचानने की प्रवृत्ति रहती है। इसी प्रवृत्ति वश जो है वो परमाणु के रूप में गठित होते हैं और आचरण को प्रकाशित करते हैं। तो इसीलिए फिर ये कहा गया कि परमाणु ही मूल मात्रा है। तो मूल मात्रा का मतलब है केवल अंश नहीं है, उन अंश के साथ उनका रूप गुण स्वभाव धर्म है ना। रूप गुण स्वभाव धर्म को समझते हैं वही व्यवस्था है। रूप गुण स्वभाव ही आचरण है ना। रूप गुण स्वभाव के साथ जो उसमें क्रियाशीलता है यानी व्यवस्था में भागीदारी करने की जो प्रवृत्ति है, उसके अर्थ में इन जो मात्रा सिद्धांत है उस अर्थ में लक्ष्य के अर्थ में क्रियाशीलता को हम पहचान सकते हैं। उसी को ऊपर उन्होंने डिफाइन भी किया है। ये किया ना कि आवश्यकता ही निश्चितता है, निश्चित मानवीयतापूर्ण आवश्यकता ही निश्चयता, समाधान समृद्धि सहअस्तित्व रूप की मानवत्व को प्रमाणित करने के रूप में होना पाया जाता है। तो उसी तरीके से जो मूल सिद्धांत है मात्रा का, जो मात्रा सिद्धांत भी मूल में यानी अपने उसमें जो प्रवृत्ति है मूल में, वो प्रवृत्ति इन्हीं अर्थों में जो ऊपर जो दिए गए हैं इन्हीं अर्थों में अनुप्राणित रहना स्वाभाविक है। यानी ये प्रवृत्ति उसमें बनी रहती। क्या प्रवृत्ति बनी रहती है? लक्ष्य की ओर गतिशीलता बनी रहती है। इसके बाद आचरण की निरंतरता बनी रहती है ना। इसके बाद उनकी आवश्यकता जो है निश्चित रहती है, आवश्यकताओं के प्रति दृढ़ता बनी रहती है। इस रूप में कह रहे हैं।
ठीक है। ठीक है। फिर ये लिखा है कि उससे अनुप्राणित है, इसीलिए एक से अधिक अंश एकत्रित होकर कार्य करते हुए अर्थात आचरण करते हुए परमाणु की अनेक प्रजातियां और उनके आचरण के आधार पर पहचानने योग्य रहती हैं। ऐसे मानव पहचानता है। मानव सहज हरता ही यह गरिमामय स्थिति बनती है। इसके मूल में जानना मानना का पुट ही रहता है। इसी प्रकार प्राण कोशाओं से रचित रचनाओं में भी प्राण कोशाओं का रचना निश्चित रहना होता है। इसका प्रमाण यही है कि अनेक प्रजातियों की वनस्पतियों की रचना, इन सब में बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज तक अनुप्राणित रहना, अर्थात एक बीज से वृक्ष तक प्रेरणाएं और वृक्ष से बीज तक प्रेरणाएं इन्हीं बीज वृक्ष में समाई रहती हैं। इन्हीं उभय प्रकार की प्रेरणाओं में उन प्रजातियों के वृक्षों के आवश्यकता को स्पष्ट कर दिया। हेलो, आवाज नहीं आ रही? डिस्कनेक्ट हुए हैं भैया। अभी कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ जी, हो गया कनेक्ट। हाँ, आ गए। डिस्कनेक्ट हो गया था। तो जैसा परमाणु में होता है वैसे ही प्राण कोशाओं में होता है। आवाज नहीं तो आ इसमें रही लिखा, हेलो, है। आवाज नहीं आ रही है भैया आपकी? बिल्कुल नहीं आ रही। आ रही है भैया? बिल्कुल ही नहीं। नहीं आ रही है भैया? जैसे मुझे लगता है कि कनेक्शन छूट गया। योगेश भैया का कनेक्शन छूटा है। भैया आ रही है? अभी आ रही? आपकी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। हमको तो आ रही है ना? आपकी आवाज आ रही है, योगेश भाई को सुनाई नहीं दे रही है। रुको मैं उनको फोन बाकी सबको आ रही है क्या? हाँ भैया। तो फिर मेरे को क्यों नहीं आ रही? आप ईयरफोन लगाए हुए हैं क्या योगेश भाई? मैं ईयरफोन तो नहीं लगाया, लेकिन मुझे भी इससे पहले भी ईयरफोन नहीं लगाया था, लेकिन अभी जो है मुझे लगा कि जैसे सबको नहीं आ रही। बाकी सबको आ रही है तो ठीक है। मुझे बहुत ही वॉल्यूम गिर गया होगा भैया आपका। देख लेता हूँ मैं। हमारी आवाज आ रही है क्लियर? मतलब आपकी भी धीमी आ रही है। हाँ, तो वॉल्यूम गिर गया आपके फोन का। ठीक है, देख लेता हूँ। हाँ, मुझे तो सबकी आवाज साफ आ रही, मेरी आवाज भी सबको साफ आ रही। ठीक है भैया। ठीक है, ठीक है भैया। अभी ठीक हुई थोड़ी बहुत? ठीक है। कहीं मेरे इसमें कोई जो है आवाज बढ़ा दीजिए भैया। योगेश भैया देख लेता हूँ। वॉल्यूम बढ़ा के देख लीजिए। हाँ, अपना टाइम भी हो रहा है तो बस इसी को एक बार अपन और पढ़ लेते हैं। तो जैसा इसमें बताया कि मात्रा सिद्धांत भी मूल में उन्हीं अर्थों से अनुप्राणित रहना स्वाभाविक है। इसीलिए एक से अधिक अंश एकत्रित होकर कार्य करते हुए, है ना, आचरण करते हुए परमाणुओं की अनेक प्रजातियां और उनके आचरणों के आधार पर पहचानने योग्य रहती हैं। इसे मानव पहचानता है। मानव, यदि उनमें आचरण की अनिश्चितता रहती है तो मानव पहचान नहीं पाता है ना, इसलिए वो निश्चित आचरण में आ जाती है, इसके आधार पर ही पहचान पाते हैं। मानव सहज आहारता
ही यह गरिमामय स्थिति बनती है, मतलब मानव इसको समझ सकता है। फिर आगे कहा कि इसी प्रकार प्राण कोशाओं से रचित रचनाओं में भी प्राण कोशाओं का रचना निश्चित रहना होता है। तो उनकी जो रचना है वो निश्चित रहती है। इसका क्या प्रमाण है कि अनेक प्रजातियों की वनस्पतियों की रचना, और इन सब में बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज तक अनुप्राणित रहना, अर्थात एक बीज से वृक्ष तक प्रेरणाएं और वृक्ष से बीज तक प्रेरणाएं उन्हीं बीज वृक्ष में समाई रहती हैं। इन्हीं उभय प्रकार की प्रेरणा में उन प्रजातियों के वृक्षों के आवश्यकता को स्पष्ट कर दिया है। तो ये जो उभय प्रेरणाएं हैं, इसी में वृक्ष की आवश्यकताओं को जो है स्पष्ट कर दिया है। इसीलिए उनमें आवश्यकता रहती है। हर जो पेड़ है उसमें आवश्यकता निश्चित रहती है। इसी प्रकार हम मानव भी वस्तु को सुदृढ़ रूप में पहचानते हैं, इसका आधार सुदृढ़ आवश्यकता ही रहता है। फिर लिख रहे हैं कि इसी प्रकार चींटी से हाथी तक, कुत्ते से बिल्ली तक, गाय, बाघ, मुर्गी, कीट आदि के आचरण के बारे में मानव आश्वस्त है। इसके साथ आवश्यकता विधि को मानव अपनाया भी है। यह आवश्यकता विधि मानवेतर संसार तक प्रकारांतर में संपन्न हुआ जैसा लगता है। जब उसी क्रम में मानव को पहचानने की स्थिति में आते हैं, तब हम संदिग्धता को महसूस करते हैं कि हम पहचान पा रहे हैं कि नहीं। तो कह रहे हैं कि बाकी सबको सारे जीव संसार वनस्पति को मानव पहचानने की स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन जब मानव की बात आती है तो उसमें संदिग्धता आ जाती है, उसमें हमको डाउट लगने लगता है। और ये संदिग्धता क्यों होती है? इस संदिग्धता के लिए मानव परंपरा में जातिगत, विचारगत, संप्रदायगत, पद और पैसे से संबंधित विधि से विवाद बना रहता है। फलस्वरूप द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध प्रभावशील है। प्रभावशील होने का तात्पर्य है ये दुर्घटनाएं घटित होती रहती। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं अपन। ठीक है भैया। ठीक है, मीनू भाई को नमस्ते। हाँ ठीक है। मीनू भाई मांडविया, हाँ उनको नमस्कार। अलग अलग जगह पे आता है हर, कोण, आयाम, दिशा, परिप्रेक्ष्य और 4-5 शब्द एक साथ आता है। तो उसमें वो आयाम तो ठीक है, आयाम समझ में आ गया। हर, कोण, कोण मतलब कोण यानी दृष्टिकोण। अच्छा, हर कोण, हर आयाम, हर दिशा, दिशा मतलब ह्रास और विकास, दिशा मतलब ह्रास, विकास, जागृति। और ओके, हर कोण, आयाम, दिशा और परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य का मतलब है कि परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र। अच्छा, हर सोपान एक परिप्रेक्ष्य है। 5 स्थिति। बराबर। 4-5 साथ में आते हैं ना। ठीक है भाई। और फिर ये सब अविभाज्यता में है। अच्छा, ये सब अविभाज्यता में है। यदि आप परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करेंगे उसमें दृष्टिकोण समाया रहेगा। ऐसा। ठीक है भाई। ठीक है सुनील भाई, और कुछ?